बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस आवान, चैनल 6 की तरफ से हाज़िर खिदमत। प्रोग्राम बात से बात के साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट तशरीफ़ फरमा हैं, इनका नाम है तैयब सिद्दीकी। ये कामयाब सफारतकार के तौर पर हमारी जहनों में नुमायाँ रहे। आज हमने इनसे वक्त मांगा और इन्हें तकलीफ़ दी कि अपने जो तजर्बात हैं वो हमसे शेयर करें। हम सर आपको वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना तारुफ करवाएं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, किस तरह आप मुकाबले के इम्तिहान पास करते हुए इस स्टेज तक पहुँचे। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से MA किया इंग्लिश में। उसके बाद मुकाबले के इम्तिहान बैठा और 67 बैच था मेरा, जिसमें उस ज़माने में मशरक़ पाकिस्तान हमारा हिस्सा था पाकिस्तान का। तो 7 ईस्ट पाकिस्तान से और 7 वेस्ट पाकिस्तान से 14 लिए गए फॉरेन सर्विस के साथ, और हमारी ट्रेनिंग हुई सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर में। और इस एकेडमी में जो CS के अफसर थे वो भी शरीक से हमारे साथ, वो भी तकरीबन नहीं थे। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पूरा बैच जो था इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इसका, हुकूमत के क्या कवायद और ज़वाबित है उसके बारे में। उसके बाद पोस्टिंग शुरू हुई। तो मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो जॉर्डन में हुई, अमान में। और उसके बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी हुई बैरूत में। बैरूत के बाद मैं गया ईस्ट बर्लिन में। बर्लिन के बाद मैं ढाका में आया। अच्छा, ढाका नहीं, बर्लिन के बाद मैं एथेंस आया, यूनान, और एथेंस से फिर ढाका, और ढाका से फिर ये अपना न्यूयॉर्क UN, और न्यूयॉर्क से फिर वाशिंगटन। ये तो मेरा दौर था जिसमें सफ़ीर नहीं था, बल्कि काउंसिलर, फर्स्ट सेक्रेटरी और सेकंड सेक्रेटरी, ये मुख्तलिफ रैंक के थे। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे सिफारती खान थे या सिफारती मिशन, वो थे ईस्ट जर्मनी, बर्लिन, और दूसरा था एथेंस, और तीसरा ढाका। ये तीनों मैंने खोली मिशन। यानी आपने ओपनिंग की एक, जी हाँ, आप पहले सफीर के तौर पर वहाँ गए, तो ये हैट्रिक हो गई। क्योंकि ज़बरदस्त। जी हाँ, तो ये ख़ासा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें यह है कि तमाम इंतज़ामी अमूर को देखना होता है। बिल्डिंग ली जाए कि, और उसके ये ख्याल करना होता है कि 10 साल के बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट होंगी। इट्स नॉट समथिंग कि आप गए जाएँ और चाबी दरवाज़ा खोल ले बैठ गए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो ये ख्याल किया जाए कि कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी। मसलन मैंने एथेंस लिया, तो एथेंस में मैंने जब बिल्डिंग ली, तो जो बात को सफीर होकर आए, मैं सब ये इसको कैसे CDA शायद इंचार्ज ऑफ दी एम्बेसी रैंक होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ले ली, वरना पाकिस्तानी ने कुछ। तो ये बात मैं कर रहा हूँ 75 के। उसके बाद मैं 90 में गया ग्रीफ प्राइवेटली, तो वो सफीर ने बहुत बड़ी तारीफ की कि आपने बड़ा अच्छा किया। अब 50,000 पाकिस्तानी हैं ग्रीफ। 75 में जब मैंने मिशन खोला था, वहाँ हार्डली 150 थे। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ बढ़िया पैसे लेने का कि पाकिस्तानी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऑफिस भी हमने एक्सपेंड कर दिया है, ऑफिस में भी लोग आ सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इंतज़ामी अमूर में और डिप्लोमेटिक से भी होना चाहिए। उसके बाद मेरा सिफारती कैरियर है सफ़ीर के कैसे से, वो शुरू हुआ 1986 में। 86 में मैं गया हरारे, जिम्बाब्वे, और वहाँ अच्छा एक चीज़ और है, सफ़ीरों के लिए 2 तरह के सफ़ीर होते हैं। एक तो सफ़ीर होते हैं रेजिडेंट, जो वहीं रहते हैं, और कुछ होते हैं नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट जैसे ना, मतलब जिम्बाब्वे का सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन चाइना में जो सफ़ीर है उसको कनकरेंट एक्रेडिटेशन दी है पाकिस्तान की भी। तो वो गोया वहाँ पे भी सफ़ीर है और पाकिस्तान भी सफ़ीर है। इसी तरह मैं जब गया हरारे,
तो 4 मुल्कों में मेरी कंकरेंट एग्रीडेशन थी। इन पूरी रैंक, सिफारिश का सब कुछ, सिर्फ ये कि आप मुक़ीम वहाँ नहीं है, बल्कि आपका क़याम जो है वो एक मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ औकात में आप आते जाते रहते हैं और सफारतकारी करते हैं। तो उसमें ज़म्बिया, मलावी और ये बोत्सवाना और ये नामीबिया, ये 4 मुल्क शामिल थे। वहाँ से मैं फिर चला गया ये इंडोनेशिया, नहीं वहाँ से वापस आया पाकिस्तान एज एडिशनल सेक्रेटरी। तो एडिशनल सेक्रेटरी मैं रहा टिल 1990 में चला गया जकार्ता, क्योंकि जकार्ता में ये नॉन अलाइंड कंट्रीज की समिट थी, और ये समिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है, क्योंकि ये एक तो ये चूँकि हेड ऑफ UN है, लेकिन UN की वो अहमियत इसलिए नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि सारे हेड ऑफ स्टेट ही आए, लेकिन समिट जो होती हैं उसमें हेड ऑफ स्टेट का होना लाजमी होता है। तो हमारी तरफ से नवाज शरीफ साहब ने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की, और ये जकार्ता में। उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी समिट, वो थी रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में है, और वहाँ पे अर्थ समिट हुई थी। ये जितने भी ऐसे माहौलियात से मुताल्लिक़ उमूर हैं वो सब वहाँ ज़ेर बहस आए, और तकरीबन 1 महीना वो कॉन्फ्रेंस चली। और हमारे से फिर ये नवाज शरीफ साहब इन्होंने पाकिस्तान की। अच्छा, वहाँ इंडोनेशिया से मैं चला गया, वापस आया तो देन आई वाज दी हेड ऑफ दी एकेडमी, फॉरेन सर्विस एकेडमी में हम लोग ट्रेन करते हैं न सिर्फ पाकिस्तानी डिप्लोमेट को, बल्कि जो 2 ममालिक है उनके यंग डिप्लोमेट को भी हम ट्रेन करते हैं। तो इससे हमारे 3 प्रोग्राम है एकेडमी में। एक तो पाकिस्तानियों के लिए है ही, दूसरा जो है वो अफ्रीकन ममालिक के लिए है, और तीसरा जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए। जो जब सोवियत यूनियन से ये आज़ाद हुए तो ममालिक, ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब ममालिक जब आज़ाद हुए तो दे हैड नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ना उनके पास फॉरेन सर्विस सारी बात नहीं था, जो दे आर part of the Soviet Union, so they did not need any experience for यही कस्टम का था, यही बैंकिंग का, यही कर दे, किसी चीज़ में उनको हर चीज़ थी और सोवियत यूनियन की थी। तो हमने उस वक्त से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि हमने तजवीज़ किया हुकूमत को कि ये मौका है कि हम अपने कदम जमाएँ सेंट्रल एशिया में। एक तो सेंट्रल एशिया जैसे आपको पता है कि जितने भी ममालिक हैं वो तमाम मुसलमान हैं, 90%, 100% कोई ज़ाहिरी हो सकते हैं कैबिनेट, लेकिन ये माइनॉरिटी नहीं है, शेख या हिंदू या ईसाई। अच्छा, तो वो उनके लिए प्रोग्राम हमने शुरू किया था, और एक साउथ एशियन ये अफ्रीका के लिए सदर्न अफ्रीका की कंट्री 24 ममालिक थे। अभी आजकल भी ट्रेनिंग तकरीबन 20-24 के करीब डिप्लोमेट। इसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि जो भी डिप्लोमेट ट्रेनिंग आता है उसको सारा वो इज़ लाइक ए क्लीन स्लेट, तो हम उसको लिख दें उसको याद आता है। जब वो आता है यंग बिल्कुल, हम उसको पाकिस्तान ले जाते हैं, घुमाते हैं आज़ाद कश्मीर की, तो यहाँ की तरक्की देख कर, यहाँ के हालात देख कर उसको एग्ज़ाम में बहुत हो जाता है। एंड वो जब वापस आता है अपने मुल्क में या किसी और मुल्क में, तो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक नरम गोशा रखता है वो। और यही सिचुएशन है हमारी उसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, वहाँ के डिप्लोमेट जो हैं उनको भी अच्छा। उसमें आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मैं जब इनको लेकर जाता था टूर के ऊपर, तो जो मेन ऑफिसर होते हैं मतलब चीफ ऑफ आर्मी है, वो गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर, इनके ऊपर कॉलें होती हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हमारा मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ मामलों के ऊपर,
और वो लोग शायद ब्रीफिंग एट द हाईएस्ट लेवल बड़ा उनको शुक्रगुजार होते हैं। तो उसमें ये हुआ कि मैंने उनसे पूछा लड़कों से कि क्या ख्याल है आपका, कहाँ से क्या देखना चाहते हैं, कोई जाना होगा, जैसे हमारे सवाल है गिलगित है, तो उनमें से दो तीन, अच्छा सरप्राइजिंगली लड़कियां जो ज़्यादा हैं डिप्लोमेट एज़ कम्पेयर टू मैन। तो दो तीन ने कहा कि हमें पानी दिखा दीजिए। मैंने कहा पानी क्या होता होगा कि जी हमें पानी का दिखेगा। अच्छा वो सही है कि चूँकि ये कंट्रीज जो हैं ये लैंड लॉक्ड है ना, दैट नेवर सीन सी, समंदर कभी नहीं देखा था मैंने। क्योंकि वो जैसे हम लोग जब मरी जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए, यूरोप का तो कोई आदमी नहीं जाएगा ना, यूरोप में तो बर्फ़ पड़ती है, तो हम लोगों ने जो बर्फ़ नहीं देखी थी तो मरी जाते हैं। और इसी तरह उन्होंने जो तो पानी से मिलाते समंदर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मैं ले गया उनको चीफ ऑफ नेवल हिसाब से एडमिरल सईद, उनसे कह के उनके प्रोग्राम कराया फ्री गेट के ऊपर। और बड़ा सा तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसमें मेरे सबसे प्रोग्राम होते हैं बड़े दिलचस्प और आदमी को खुद भी देखने का और सीखने का मौका मिलता है और उन लोगों को भी। अच्छा उस पर मैं एक और मुझे वाक़या याद आया, वो बात से बात निकलती है, वो ये कि एक यंग डिप्लोमेट्स आते हैं ना मुसलमान से, उनमें से एक उसका था जिबूती का यंग, तो मैं ये बात कर रहा हूँ 1994 की। तो उसके बाद 96 में मैं गया कायरा हैदराबाद। तो वहाँ पे अरब लीग की मीटिंग्स होती थी, तो उसमें एक आते थे, तो मैं जो सिफारिशी होते थे इज्तिमा नेशनल डे है कोई और का, तो उसमें मसला ये था कि मैं देखता था उनको यंग डिप्लोमेट्स को। तो एक सफ़ीर थे, वो बड़ी आज से मिलते हैं और मैं बड़ा परेशान कि भाई सफ़ीर हैं बराबर का रहेंगे, इसी अक़ीदत हुई क्या। वो बाद में अफ्ता को खुला कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए थे अकेडमी में और ट्रेनिंग लेकर गए हुए थे, हो कि शागिर्द रहेगा जी। तो उनको ये था कि तो इस तरह, तो उसके बाद मैं उससे चला गया कैरो से मैं गया फिर बर्न स्विट्ज़रलैंड एंड दैट वाज द लास्ट पोस्टिंग आई केम बैक इन 2003। और अच्छा इसमें यह है कि मैं बड़ा कम होता है वेरी रेयरली कि एक सफ़ीर जो है मुस्तकिल बाहर रहे और ना है। मैं जॉर्डन से और से लेकर और ढाका तक या न्यूयॉर्क तक एक ही उसमें रहा 8 मुल्क में कोई, वो इसलिए एक समय बैचलर था, तो इट्स ईजियर टू रीलोकेट ए बैचलर दैन ए मैरिड ऑफिसर, क्योंकि वो फ़ौरन डिस्कस करते हैं अगर आप मैरिड हैं एंड इफ़ यू आर पोस्टेड टू ए नॉट ए वेरी अट्रैक्टिव रिलेशन, तो आप फ़ौरन डिक्लेयर कर देते हैं मेरी वाइफ तो फैमिली में है, बट शी इज़ आउट शी इज़ नॉट, दैट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग आउट। क्योंकि हुकूमत वेट नहीं करते थे ये 6 महीने, तो आप कह रहे हैं मेरी वाइफ प्रेगनेंट है मैं तो नहीं जा सकता। तो कोई और मेरे केस में कोई ऐसी हर्डल नहीं थी, तो इसलिए रोटेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्तेमाल से बहुत खुशकुन रहे कि अब मुझे देखिए कैरो में मैंने देखा कायरा में कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं रिटायर हो जाते हैं एम्बेसडर, वो उनको ज़ाहिर नहीं होने देते इन द सेंस कि उसके समझते हैं कि ये जितने भी सफ़ीरों का तजर्बा है, सफ़ीर हैं, ये एक कलेक्टिव विज़डम है, इसे में फ़ायदा उठाना चाहिए। हम यही आइडिया लेके आपके पास हाज़िर हुए हैं। सर ये बताइएगा कि आपने बड़ी आइडियल लाइफ गुजारी, आप बहुत सारे ममालिक में सफारतकार के तौर पर भी काम किया, उससे सबॉर्डिनेट के तौर पर भी काम किया, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो सफारतकार हमारा एक ख़ज़ीना है, ये क्या कलेक्टिव विज़डम के ज़रिए हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उनको गाइड नहीं कर सकते कि हमारी जो कामयाब सफारतकारी है वो किस तरह की होनी चाहिए?
अच्छा सर, ये बताइएगा, चूँकि आपकी मौजूदगी से हमने फ़ायदा उठाना है, ये ढाका फॉल आज तक क्लियर नहीं हुआ कि इसका कौन रिस्पॉन्सिबल था? किसका? ये जो बांग्लादेश हमसे जी, उस वक्त तो मुस्लिम पाकिस्तान था। फ़िक्र हरकत बक़दर मदबूस, इसे डिपेंड करता है कि आप किस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि भुट्टो साहब की जो माउंटिंग एम्बिशन थी, इट वॉज ऑलमोस्ट सेल्फ कंज्यूमिंग, और उसकी वजह से हुआ। कुछ ख्याल है कि मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक आपने बड़ा सा सवाल किया, बांग्लादेश में जब मैं गया ना, तो मुझे एक दो वाक़यात बड़े अच्छे से याद है। एक जब मैं हो गया ना इमिग्रेशन पर और मैंने अपना पासपोर्ट दिया, तो एट दैट मोमेंट इमीडिएटली इट स्ट्रक मी कि इट इज़ डिफरेंट कंट्री। क्योंकि इससे पहले मैं गया था बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान, तो हम बगैर पासपोर्ट हो जाते थे, जाहिर है। तो पहली दफ़ा मुझे एक तो ये एहसास हुआ, पासपोर्ट बना दिया कि एक नया मुल्क हो गया। दूसरा ये कि जितने भी लोग थे कि, और ज़ाहिर है कि एज डिप्लोमेट्स आई वाज कमिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ वॉक्स ऑफ पीपल, कि उसमें से किसी ने ये एडमिट नहीं किया कि हमने बांग्लादेश बनाया या हम चाहते थे बांग्लादेश बनाया। सब ये कहते थे कि हम तो नहीं चाहते थे, आप लोगों ने हम पर इम्पोज किया। यानी ये उनका बयानिया है? जी हाँ, उनका ये था कि मतलब ये इस लिहाज से मुझे याद है, एक दफ़ा मैं गया तो मैंने पर्दे बनवाने थे घर के लिए, तो मैंने कहा कि जहाँ कहता जी 10 दिन लगेंगे। मैं यार 10 दिन क्या करते हो, 10 दिन बांग्लादेश बनाया नया मुल्क और वो भी 10 दिन में। फ़ौरन उसने कहा कि जी हमने नहीं बनाया। फ़ौरन रिटोर्ट किया बड़ी नागवारी से, हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। एंड बिहारी बंगाली, जेन्युइन प्योर बंगाली। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि जो थी अफवाहें कह रहे हैं, ख़बरें कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने बड़े जुल्म किए और 3 million women were raped and all that. That's all rubbish. Nobody believed in it. ये सारे इल्ज़ामात हैं और ये इंडिया की साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ। जी हाँ, और लेकिन मैं जब तक इंडियन एम्बेसडर था समर सेन, उसके ख़िलाफ़ भी उस पर क़ातिलाना हमला हुआ। और बंगालियों का ये है, एटलीस्ट माई ऑब्जर्वेशन है, कि वो दे आर बिटवीन हेट एंड लव, ये स्विंग है पेंडुलम की, या आई दे लव यू और दे हेट। उनकी नेचर है? जी, उनकी नेचर है, या मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं। तो वो जैसा भुट्टो साहब गए थे 75 में ढाका, और बड़ा उनका सफार हुआ और जाके शहीदों के मज़ार के पर फूल वूल भी चढ़ाए और अच्छे से सक्सेसफुल रहा हुए थे। तो उसमें उन्होंने भुट्टो साहब ने कोशिश की कि टर्न लीव रिलेशन एंड देयर शुड बी नो रैंकर एंड नो मैलिस। लेकिन उसके बावजूद जो हार्ड लाइनर्स है जैसे अवामी लीग के हैं, वो ज़ाहिर कोशिश नहीं करते। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिसमें भी बंगाली से मेरा इंटरेक्शन हुआ मुख्तलिफ लेवल पर, उसमें प्रोफेसर भी हैं, डिप्लोमेट। हाँ, मैं आपसे 7 of the colleagues were in the foreign service from ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो 7 थे, वो 5 उसमें से ढाका में से उस वक्त में था। तो आई कुड लिटरली वॉक, एक आपको कंपनी भी मिल गई उधर? जी हाँ, वो, और आई कुड लिटरली वॉक इनटू दी फॉरेन ऑफिस एज पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई डेट लेने की जरूरत नहीं है, और कोई काम हो सकता आसानी। बल्कि कमिश्नर जैसे ढाका के रजा, ही वॉज माई रूममेट। उस ज़माने में उन्होंने ये किया था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को, कि ईस्ट और वेस्ट के लड़के जैसे इकट्ठे होते थे एक कमरे में, कमरे बहुत बड़ा कमरा सिलसिले अकेडमी में। तो वो एक मैं और एक ईस्ट पाकिस्तानी, तो मेरे साथ जिसने शेयर किया वो बंगाली, वो यूएस कमिश्नर और ढाका डिवीजन। तो कमिश्नर से बड़ी तो वो उस लिहाज से आई फेल्ट आई हैड मोर इन्फ्लुएंस इन ढाका
then in Islamabad earlier, because naturally. तो ये जहाँ तक इससे ताल्लुक़ है कि ये आपने सही कहा, ये बात हो रही थी करेक्ट विजडम की, उसमें उन्होंने ये किया फॉरेन ऑफिस का मतलब एम्बेसडर किया, एक से उन्होंने एक एम्बेसडर को चीफ प्रोटोकॉल बना दिया और ये होटल्स 5-6 होटल्स जो है ना, मैरियट है, ये सेरिना है, 5-6 है, उनका एक चीफ प्रोटोकॉल बना के एम्बेसडर को हमें दिया। हुकूमत ने भी तो सबको कहा कि आप रहे, उसमें जो था कि जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, उनका रख रखाव, उनकी नाइट बर्खास्त, वो सब ठीक हो उसके लिए। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट एम्बेसडर्स हैं उनका उन्होंने एक काम से एडवाइजरी ग्रुप ऑफ दी फॉरेन मिनिस्टर, उसमें जो चीज़ आपके सफ़ीर से 5-6 उनका एक ग्रुप बना के उनको दिया। तो पॉलिसी बनाने से पहले एक से वो आपस में 5-6 जैसे वो आपस में मुशावरत करते कि अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात से कैसे होने चाहिए, कहाँ हमें लचक दिखानी चाहिए, कहाँ नहीं दिखानी चाहिए, और वो तमाम आपस में मुशावरत करके फिर रिकमेंडेशन बना के फिर वो फॉरेन मिनिस्टर को देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर के ज़ाहिर है तो वो पूरा निचोड़ जो है, अगर 5 आदमी भी हैं और अगर 30 साल से बाद का है तो 150 ईयर्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वो उनके पास है। तो इस लिहाज से फिर ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हवाइज है और उनसे बड़ी मंगनी जाती है हमें कि मसलन ये है इजिप्ट वो है जो इंडियन कहना चाहिए, मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल वो जो है तजर्बा वो इस हिसाब से है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी में एग्रीकल्चर के अंदर कोई अगर वो है जिसमें एक्सपर्टी है वो उनसे शेयर करनी चाहिए, उनसे इस्तेफादा किया जाना चाहिए। या मान समझिए कि आसवान डैम था वो बन रहा था नासिर, और फिर एकदम कैंसिल कर दिया अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट डैम बनाने का। हाँ, जब विड्रॉ कर ली सपोर्ट तो तो फिर उस वक्त वो सोवियत यूनियन केम इन एंड दे फाइनेंस्ड द आसवान डैम which was vital to the survival of the very country। तो वो उसमें क्या उसकी सिफारिशकारी थी, किस तरह उसने जॉन फॉस्टर डलस था उसको राम करने की कोशिश की, वो पूरी तरह से वो एक तरह से हमारे लिए एक बैकग्राउंड है ये भाषा डैम और दूसरे डैम बनाने के लिए कि क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाए, क्या डायनामिक्स होनी चाहिए सिचुएशन के, जिससे जो मेजर डोनर कंट्रीज हैं वो इंक्लाइन हों कि उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन की तरह दी जाए। तो इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ ज़रूरी नहीं है कि उस सरकारी से ही मतलब हो, ये कि जो और मुल्कों से कर्ज़ों के माहे होते हैं वो हमें धरना होता है कि किस माहे कितने पैसे उनको मिले हैं, किन शराइत पर मिलने हैं क्या नहीं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो है ना आप बात कर रहे थे पहले इसकी माहिदों पर कि ये जो हम IMF का ले रहे हैं ना प्रोग्राम जी, ये तकरीबन दरख्वास्त जो हमने फाइल कर दूँ है, इसमें मेरा गुमान ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और इवन नाउ दे वुड पुट सर्टेन कंडीशंस टू लिमिट आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। मेरा अपना यही ख्याल है कि ये अल्टीमेटली अगर हम खुद इन इशारे की तरफ नहीं जाते तो उनका मेन टारगेट तो यही है, वो तो यही चाहते हैं। और अभी क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी होती है तो वो IMF की जो जब हमारा मिनिस्टर गया उधर तो वो उसमें बड़ी एक स्माइलिंग ऐसी थी कि जैसे भाई अब ये मजबूर हो के हमारे पास आए हैं और हमारी शराइत पे अब मामला तय होंगे। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था जैसे तमस्खर उड़ाया जाता है किसी का, ऐसा मैंने फील किया।